नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने पिकअप चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई पिकअप को बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में अभी एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हेड कांस्टेबल सीताराम ने बताया कि परिवादी महेश खंडेलवाल ने बताया कि 200 फीट रोड पर उसकी पिकअप गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसको अज्ञात चोरी करके ले गए। गाड़ी में ओरिजिनल कागज और चाबी रखी हुई थी। इसके बाद पिकअप चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया और घटनास्थल पर लगी सीसीटीवी कैमरे फुटेज देखे गए, जिस पर पुलिस ने मन्ना का निवासी फकरू को पकड़ा और उससे पूछताछ की, जिस पर उसने गाड़ी चोरी करने की वारदात कबूल की, जिस पर पुलिस ने फकरू और मुन्ना को गिरफ्तार किया और गाड़ी बरामद की। अभी इनका एक साथी फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। ये 3 तारीख को महेश खंडेलवाल जी ने एक मुकदमा दर्ज कराया था पिकअप चोरी का, कि उसकी 200 फुट दुकान के सामने पिकअप खड़ी करी थी रात को और उसको कोई चोर ले गए, जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की गई, जिसमें घटना स्थल के आसपास के फुटेज और अभी कमांड के लगे कैमरे को फुटेज को चेक किया। उनसे पता चला कि उसकी पिकअप रात को 11:30 बजे चोरी हो गई थी। मुलजिमों को तलाश किया। उस पर जो कर्मचारी दुकान पे जो कर्मचारी रहे थे, उन्होंने उनसे भी पूछताछ की और जो पहले दुकान छोड़ के चल गए उन कर्मचारी से पूछताछ की, तो पता चला कि एक कर्मचारी जिसका नाम था फकरू उर्फ अरबाज, मन्ना का रहने वाला था, उसको बुलाया, उससे पूछताछ की तो उसने मोटरसाइकिल पिकअप चोरी करना बताया। तो उसके और साथियों से भी पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म स्वीकार करने पर उनको कल गिरफ्तार किया। कौन कौन आरोपी है इसमें? एक तो इसमें फकरू अरबाज है, एक मुन्ना और मोइनुद्दीन, ये दोनों मुन्ना का रहने वाला है। एक लड़का और साथी बता रहे हैं साहुड़ी का, उसके बारे में भी तफ्तीश चल रही है। कुल मिला के 3 लड़कों ने पिकअप चोरी को अंजाम दिया था। गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनसे जो पीछे रिमांड पे चल रहे, जिनसे माल बरामदगी का प्रयास जारी है। अलवर शहर की अरावली बिहार थाना पुलिस ने चर्चित हरी ट्रैप मामले में 5वें आरोपी हेड कांस्टेबल विनोद चौधरी को गिरफ्तार किया है। इसके अलवर स्थित घर से हनी ट्रैप का यह खेल चल रहा था, जिसमें आरोपी का पूरा परिवार लगा हुआ था। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि परिवादी ने 5 फरवरी 2024 को अरावली बिहार थाने पर मामला दर्ज कराया कि उसे अलवर निवासी महिला सहित कई व्यक्तियों ने मिलकर हनी ट्रैप में फंसाकर करीब 90 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली है, जिसमें अनुसंधान करते हुए पूर्व पुलिस टीम द्वारा 3 सगी बहनें व एक भाई को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी क्रम में 8 फरवरी को अनुसंधान के दौरान हनी ट्रैप में संलिप्त पाए जाने पर 5वें आरोपी विनोद कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी बल्टीकरी पुलिस थाना बलदेव जिला मथुरा यूपी जिला डी पुलिस में सिपाही पद पर कार्यरत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इस कांस्टेबल के जरिए कितने पुलिसकर्मियों को ठगा गया। वहीं इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों को पीसी रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा और मुख्य आरोपी महिला का पुलिस रिमांड दोबारा मांगा जाएगा। वहीं गिरफ्तार पुलिसकर्मी का भी पुलिस रिमांड मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई चेहरे सामने आ सकते हैं। रिंग सेरेमनी या करवा चौथ जैसे फोटो की बात सामने आ रही है। इस मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी पहले 2 मामलों का भी अनुसंधान चल रहा है। गुरुवार को एक पूर्व सैनिक द्वारा दर्ज कराए गए मामले का अनुसंधान बाद में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह बहुत होशियार फिल्म के लोग हैं। ऐसा लगता है कि यह कानून की नॉलेज रखते हैं और उतनी ही बात कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा किसी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी को संजीदगी से निभाएं। यह दर्दनाक और दुखद घटना है और पुलिसकर्मी ऐसे झांसों में नहीं आए, क्योंकि इस मामले में पुलिसकर्मी ही आरोपी है और पुलिसकर्मी ही पीड़ित है। पुलिस अभी इन मामलों की जांच कर रही है। ऐसे में जांच पर एक सवाल उठाना जायज़ हो सकता है। उन्होंने बताया कि दूसरे पुलिसकर्मी गंगाधर को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उसे जाँच के बाद छोड़ दिया गया है। जैसा आपको ध्यान है, उन आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया था उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया था और उनसे गहनता से अनुसंधान किया गया और उसमें जो इनपुट आए उसके आधार पर कल एक जो पुलिस कार्मिक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। प्राइमा फेसी उसके खिलाफ एविडेंस पाए गए कि वो इस मामले में संलिप्त है। क्या वो एफआईआर में भी नामजद था? हाँ, वो एफआईआर में भी नामजद है और एक दूसरा कार्मिक भी नामजद था, उससे भी अनुसंधान किया तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए, अतः उसको कल पूछताछ के बाद में रवाना कर दिया गया। सर, इस पूरे मामले में आज 3 दिन का जो रिमांड लिया था वो पूरा हो रहा है। आज इनको कोर्ट में पेश किया है। क्या पुलिस अभी आगे भी और पीसी लेगी? क्या आवश्यकता महसूस हो रही है पुलिस को? बिल्कुल, इसमें आज माननीय न्यायालय में पेश करके जो एक मुख्य अभियुक्त है
उसको वापस पीसी का प्रयास किया जाएगा और जो पुलिसकर्मी का अरेस्ट हुआ है इसको भी पीसी पर लाया जाएगा। सर अभी पूरे मामले को लेकर के कितना ट्रांजेक्शन का और भी कोई परिवादी इसमें सामने आ रहे हैं? कल एक परिवादी और मामला दर्ज यस, कल एक एफआईआर और दर्ज हुई है अलवर में ही एनएबी थाने पर। उसमें बाद में अनुसंधान किया जाएगा। पूर्व में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, ये प्रथम एफआईआर में अनुसंधान चल रहा है और कहीं से कोई और इनपुट आएगा तो उस पर भी अगर मामला संज्ञेय अपराध बनेगा तो उसको दर्ज किया जाएगा। तो 3 दिन की पूछताछ में महिलाओं ने, मुख्य जो आरोपी है उसने अभी क्या बड़ा खुलासा कुछ अभी तक कर पाई है? किस तरह का ये ट्रैप करती थी, क्या इसका कब से ये पूरा गिरोह चल रहा है? बेसिकली जिस तरह का इंटरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में आया, ये काफ़ी होशियार टाइप के लोग हैं और जैसे लॉ की नॉलेज रखते हो इस तरह के लोग हैं और बिल्कुल सीमित ही जितना हमारे पास पुख्ता प्रमाण है उतना ही चीज़ का खुलासा करते हैं, उससे अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं बताते। क्या सर कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट्स वगैरह में कुछ खुलासे अभी हो रहे हैं, होने बाकी हैं? हम बिल्कुल जो चीज़ अभी तक जैसे ये जो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है इस संदर्भ में ही ज़्यादा वार्ता हुई है और इसी में ही बता रहे हैं। इसमें जो चैट वगैरह है उतना जितना अपने पास रिकॉर्ड है उतना ये तायद कर रहे हैं। सर एक पुलिस के लिए बड़ा चुनौती का सवाल ये है कि इसमें आरोपी भी एक पुलिसकर्मी आ चुका है, पुलिस ही इसमें परिवादी है, पुलिस ही जांच करता है। क्या चैलेंज अभी पुलिस के लिए है इसमें? क्या पुलिस किस नतीजे पर पहुंची, कैसे न्याय दिला पाएंगे पुलिसकर्मी को और दोषी पुलिसकर्मी को सजा दिला पाएंगे? बेसिकली पुलिस का जो मूल उद्देश्य है जान माली सुरक्षा करना, जो कार्मिक ड्यूटी पर नियोजित हैं वो अपना कर्तव्यों का पालन बिल्कुल संजीदा तरीके से करें और इस तरह के जो ये आ रहे हैं ये करते, ये वास्तव में बहुत दर्दनाक है और बहुत दुख वाले हैं। तो बिल्कुल अपने संजीदा रह करके और किसी के झांसे में नहीं आए और सच्चे मन से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। सर कल जो परिवादी हैं महेंद्र राठी, वो अपने वकील के साथ यहाँ पहुंचे, आप लोगों से बातचीत की, क्या सर वकील के थ्रू उन्होंने क्या और कई दस्तावेज पेश किए हों? बेसिकली कुछ जो पुलिसकर्मी पर जिस पर आरोप लगाए थे उसके रोल के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे थे, इसलिए परिवादी को बुलाया गया था और वो लॉयर के साथ आए थे। तो जो कन्फ्यूजन्स थे उनके बारे में डिटेल में उनसे अनुसंधान किया गया और वो क्लियर होने के बाद ही उनको गिरफ्तार किया गया। 90 लाख की जो रकम दी गई है उसका कोई ब्यौरा अभी तक अपन ने लिया है? पूरा ब्यौरा आ चुका है, अभी इसमें और आगे जांच होना बाकी? बेसिकली अभी उसके बारे में भी फर्दर अलग से जांच की जाएगी। अभी तो मुकदमे की जांच चल रही है, उसमें तो केवल जो एक्सटॉर्शन का इशू है उस पर ही अनुसंधान केंद्रित है, उस मैटर की अलग से जांच की जाएगी। सर बार बार चर्चाओं में आ रहा है कि रिंग सेरेमनी की है, उनके वकील ने भी बयान दिए हैं कि फंसाया जा रहा है। वकील ने पूरी तरह से जो मामले को बताया कि झूठा साबित करके ये फौजदारी का मामला है, कोर्ट में जाना चाहिए, पैसे का लेन देन का मामला है। तो उनके वकील के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर के पुलिस अब क्या अपनी जाँच करता है? वो तो वैसे एफआईआर में भी उन्होंने लिखा है पूरा और उसके एविडेंस भी हैं। अब वो किन परिस्थितियों में ये चीज़ें हुई हैं उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा। क्या रिंग सेरेमनी की कोई फोटोज वगैरह मिली हैं? एफआईआर में है चर्चा और वो दोनों 25 बात को तायद कर रहे हैं। अब वो परिवादी का स्टैंड उसमें अलग है, आरोपी का अलग है, तो उसमें रियलिटी क्या रही उन चीज़ों का अनुसंधान अभी रिमांड के दौरान किया जा रहा है। विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दिया तो वे लोकसभा का चुनाव लड़कर विजयी होंगे, जिसकी वे लगातार तैयारी करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अलवर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के दिल्ली और जयपुर के नेताओं को मेल किया है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी सभी मिलेंगे और टिकट की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू और मेव समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान है। वे चुनाव में 101% की स्थिति में हैं और वे अलवर लोकसभा की सीट जीतकर पार्टी की झोली में डालेंगे। यह यादव समाज के अलावा भी लगातार लोग जीतते रहे हैं, लेकिन इस संबंध में पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। अगर पार्टी द्वारा उन्हें टिकट दिया गया तो वे लोकसभा चुनाव में विजयी होकर जनता की सेवा करेंगे। इसके अलावा पार्टी के नेता एक बार अलवर लोकसभा सीट का सर्वे करवा लें और सर्वे में अगर उनका नाम कहीं आता हो तो पार्टी उन्हें टिकट दे। आज एक विषय पर मेरी ओर से जो आप लोगों को मैसेज है पत्रकार वार्ता में कि मैंने लोकसभा अलवर के लिए और मेल किया है दिल्ली के नेताओं को भी, राजस्थान के नेताओं को भी, सभी नेताओं को। और दिल्ली में मुख्य रूप से माननीय मोदी जी तो हैं ही, माननीय अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा साहब, दो प्रभारी संगठन के श्रीमान प्रहलाद जोशी और माननीय अरुण सिंह जी, इसके साथ में माननीय राजनाथ सिंह जी, और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान CP जोशी
श्रीमान राजेंद्र राठौड़, श्रीमान सतीश पूर्णिया जी और मुकेश दादी जी, इन सबको मैंने मैसेज किए हैं। अलवर लोकसभा के लिए मेरे मैसेज की सिर्फ 4 लाइनें हैं। पहली तो मेरे जन्म तिथि 1/10/50 है और मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूं लोकसभा चुनाव लड़ने के। दूसरा लिखा है मैंने, यहाँ एक जाति विशेष को टिकट दिया जाता है, आप पुनः उनको देना चाहते हैं, पार्टी की इच्छा, लेकिन मैं संपूर्ण हिंदुओं की संपूर्ण जातियां और मेरे समाज सहित जो यहाँ विशेष रूप से महत्व रखता है, सभी में अपनी और प्रतिष्ठा सम्मान रखता हूँ। इस नाते से मैं और चुनाव जीतने की 100% और 100% ऊपर 1 लगाया दिया जाए तो 1% ऊपर 101% में चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ, रहूँगा और जीत कर ये टिकट, जीत कर ये सीट पार्टी की झोली में डालूंगा। तीसरा मैंने लिखा है कि यहाँ यादव समाज के अलावा भी लगातार लोग जीते रहे हैं। पंडित हरिप्रसाद शर्मा, पंडित नवल किशोर शर्मा सहित कई बार ऐसा हुआ, लेकिन इस संबंध में पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं ये सीट विजयी होकर के आपके झोली में डालूंगा, और नहीं दिया जाता तो भी पार्टी की सेवा में जैसे करता रहा हूं मैं करता रहूंगा। यह मैंने 4 लाइनें सिर्फ लिखी हैं। अंतिम लाइन मेरी जो लिखा है मैंने पत्र मैसेज में कि आप पार्टी की ओर से सर्वे करवा लें। सर्वे करवाने पर मेरा नाम कहीं प्रथम नंबर आता हो, वरीयता में सर्वे में मेरा नाम आता हो तो आप टिकट दें, नहीं तो नहीं दें। झाड़ फूंक से इलाज के कारण एक पीलिया के मरीज की मौत हो गई। हालात ज्यादा खराब होने पर परिजन मरीज को गुरुवार रात अलवर जिला हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। कोट कासिम थाना क्षेत्र के मतलवास गांव की रहने वाली अनिता के पति राहुल ने बताया कि उसकी पत्नी 1.5 महीने से पीलिया से ग्रसित थी। वह कुछ दिन से पियर गई हुई थी, वहां पर झाड़ फूंक से इलाज चल रहा था। एक दिन पहले उसकी गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। फोन आने पर वह अपने ससुराल गया और महिला को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंपा गया। मोतजीरा और पीड़िया था। अच्छा, तो अब इसका भर्ती करवाया था यहाँ पे, रात में आए थे। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने यहाँ पे तो वैसे ही बता दिया था कि होली कुछ डेड होली। तो पहले कहीं उपचार चल रहा था इसका? उपचार नहीं चल रहा था, हमें किसी से हटा रहे थे घर पे। अच्छा, हटाना 2 लाख झाड़ा लगवा रहे थे। कब शादी हुई आपकी? 2018। क्या काम करते हो आप? डेढ़ बच्चे चलाए करे, मैं गाड़ी करा। बच्चे कितने हैं आपके? 1 बच्चा। कितनी माँ का? 9 महीना। लड़का लड़की? क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। कहाँ से निवासी हो? पकड़ा हुआ है। खैरतल तिजारा जिले के आबकारी कार्यालय में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शराब पॉलिसी में किए गए संशोधन को लेकर शराब लाइसेंस धारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में शराब लाइसेंस धारियों से अधिक शराब लेने के लिए आग्रह किया गया। बैठक के दौरान आबकारी निरीक्षक बाबूलाल जाट, सीआई विद्या कुमारी, प्रहलाद सिंह सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कठुमर के तुसारी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्रावास वार्डन और एक शिक्षिका बीच हुई मारपीट की घटना को लेकर कार्रवाई की। घटना के 10 दिन बाद राज्य स्कूल शिक्षा परिषद ने कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रधानाध्यापिका बीना चौधरी, वार्डन नमिता चौधरी और शिक्षिका हेमा चौधरी की प्रतिनियुक्ति निरस्त करते हुए मूल विभाग नियंत्रण अधिकारी के यहाँ रिलीव कर दिया। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के आदेशानुसार विभाग ने यह कार्रवाई की है। रिलीव हुए कर्मचारी मूल विभाग नियंत्रण अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा बलोत्रा के यहाँ कार्य ग्रहण करेंगी। वहीं प्रधानाध्यापक बीना चौधरी बाड़मेर की जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा में उपस्थिति देंगी। इसके साथ ही नोडल अधिकारी तुषारी को हटाकर टिकरी कर दिया गया। विदित रहे कि 29 जनवरी की रात्रि को शिक्षिका हेमा और वार्डन नमिता के बीच हुई मारपीट की घटना को लेकर 3 स्तर पर जांच की गई थी, जिसमें स्थानीय प्रशासन की ओर से 30 जनवरी को सीबीईओ उमेश जैन और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठुमर के प्रधानाचार्य विराज चौहान
और इसी दिन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज कुमार शर्मा और 31 जनवरी को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की थी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट राज्य परियोजना निदेशक को भेजी थी। इस मामले में कट्टूमर के ग्रामीणों ने 10 दिन में दोषी शिक्षिकाओं को हटाने की चेतावनी दी थी। अब वह पूरी हो गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अभी स्कूल व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई है, जबकि प्रधानाध्यापिका ने गांव वालों के सामने खुलेआम कमीशन खोरी का आरोप लगाया था। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में डीएसटी और प्रागपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी तेजपाल गुजर, बिलाली, सूबे सिंह तेजाजी नगर और सोनू वालास बाद दयालपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों से 6 पिस्टल, 4 देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर जब्त किए हैं। साथ ही एक जीप को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी तेजपाल बिलाली 15,000 रुपये और सोनू वालास और सूबे सिंह 3,000 रुपये के इनामी बदमाश हैं। पुलिस ने बताया कि जिले में वांछित बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत पुलिस बदमाशों के सोशल अकाउंट्स पर निगरानी रखे हुए है। इस दौरान पुलिस को बदमाशों के भालोजी के पास होने की जानकारी मिली। इसके बाद डीएसटी और प्रागपुरा पुलिस की टीम पाछू डाला पहुंची, जहां पुलिस को देखकर बदमाश जीप में बैठे और बदमाश हथियार लहराते हुए भागने लगे, जिनका पुलिस टीम ने पीछा किया। इस दौरान दातिल के पास पुलिस ने बदमाशों को दबोच लिया और हथियार जब्त कर लिए। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटपुतली क्षेत्र अंतर्गत बांसुर के गांव रामपुर में जंगली सुअरों का आतंक बना हुआ है, जिसे लेकर किसानों और ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है, जिससे अब किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। जानकारी के अनुसार गूड़ा गांव के रहने वाले बलराम चौधरी गुरुवार को अपने खेतों की रखवाली कर अपने घर आ रहा था। इसी दौरान स्कूल के पास वन विभाग की चौकी की तरफ से जंगली सुअर दौड़ता हुआ आया और युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक के पैर में चोट लग गई। इस दौरान युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर आसपास से ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि रात में जंगल से निकलकर जंगली सुअर सुबह तक स्कूल के आसपास घूमते रहते हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी खतरा बना हुआ है। इसे लेकर वन विभाग कर्मचारियों को सूचना दी गई, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीणों और स्कूली बच्चों में डर बना हुआ है। गुरुवार को किसान पर हमला होने के बाद शुक्रवार सुबह सैकड़ों ग्रामीण गूड़ा वन विभाग चौकी पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीण वन विभाग चौकी को ताला लगाने पड़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन जंगली जानवर किसानों पर आक्रमण कर रहे हैं, वहीं जंगली सुअर उनकी खेती में नुकसान कर रहे हैं। वन विभाग की चौकी पर कोई कर्मचारी नहीं रहता है। विभाग के रेंजर को ग्रामीण फोन करते हैं तो वे कोई जवाब नहीं देते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक विभाग के अधिकारी मौके पर आकर ग्रामीणों की समस्या को दूर नहीं करते, तब तक चौकी का ताला बंद रहेगा। प्रदर्शनी की सूचना पाकर विभाग के वनपाल मनोज नागा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। वनपाल ने बताया कि ग्रामीणों को उनकी समस्या को दूर करने के लिए 1 सप्ताह का आश्वासन दिया गया। उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर वन विभाग की चौकी पर और कर्मचारी लगाए जाएंगे। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा शुक्रवार को थानागाजी न्यायालय में पेश होने के लिए पहुंचे। यहां पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। न्यायालय में पेश होने पर डॉक्टर किरोड़ी ने बताया कि सरिस्का मार्ग के मामले में वह जयपुर कूच कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था के चलते यह वाद दायर कर दिया। इसी मामले में पेश होने के लिए आए हैं। वहीं उन्होंने 2 दिन पूर्व जयपुर में इजराइल के विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि इजराइल की तकनीकी के अनुसार राजस्थान में भी किसानों को खेती करवाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही किसानों की बिजली की समस्या को मिल बैठकर समाधान करने का आश्वासन दिया। सरिस्का मार्ग को यथावत रखने के लिए और एलिवेटेड रोड शीघ्र बनवाने के लिए वे वार्ता करेंगे। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि वे थानागाजी की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उस समय हमने जयपुर कूच किया था तो कोई अशांति नहीं हुई थी, न कोई कानून को हाथ में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने दुर्भावना से ग्रसित होकर मुकदमा दर्ज करा दिया। उसमें चालान हो गया, कोर्ट में आए, अदालत में आज हम पेश होंगे। सर, इजराइल की खेती के लिए आपने कल बैठक ली है, उसमें क्या क्या प्रोपोगंडा राजस्थान की किसानों के लिए लिया जा रहा है? इजराइल राजस्थान की तरह डेजर्ट है, पानी की कमी है। राजस्थान देश का ऐसा प्रदेश है जो सबसे बड़ा है, मात्र 1% बरसात होती है, और इजराइल दुनिया में खेती में बहुत आगे है। तो उस तर्ज पर राजस्थान के किसानों को उच्च तकनीकी खेती की जानकारी दी जाए, उस दृष्टि से इजराइल के राजदूत के साथ हमारी बैठक हुई। सर, किसानों का हमेशा रोना रहता है कि भाई हमें बिजली रात में दी जाती है, परेशान होते हैं, जंगली जानवर परेशान करते हैं, तो उसमें क्या सुधार होगा? हम ये प्रस्ताव लाने वाले हैं, बजट में प्रावधान भी करने वाले हैं, हालांकि उसमें समय लगेगा कि पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में
किसानों को दिन में बिजली दी जाए। खेड़ली कस्बे में पुरानी अनाज मंडी सराफा बाजार की तरफ एक सांडों का झुंड लड़ता हुआ आया। इस झुंड ने एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हादसे में कार चालक भी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गत गुरुवार को पुरानी अनाज मंडी निवासी गर्वित कुमार खंडेलवाल शाम को कार से उतरा ही था। इतनी देर में पीछे से आपस में लड़ाई करते हुए आ रहे सांडों का झुंड एक साथ कार की तरफ आया और कार से टकरा गया। इसके बाद आसपास के लोग आए, सांडों को भगाकर चालक को बचाने की कोशिश की। घटना में कार चालक गर्वित चोटिल हो गया और कार क्षतिग्रस्त हो गई। कस्बे के मुख्य बाजार, चौराहा हो, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, इस तरह की घटनाएं आम बात हो रही हैं, जिसके कारण राहगीर, दुकानदार काफी चोटिल हो रहे हैं और काफी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। लोगों द्वारा घूमते इन आवारा सांडों को पकड़वाने और निजात दिलाने को लेकर नगर पालिका से काफी बार मांग की गई, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग लोगों की समस्याएं सुनकर अनसुनी कर आंखें मूंदकर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। इससे क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासी इन घटनाओं को लेकर नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमलमल ढाका ने गुरुवार को तिजारा के पंचायत समिति, एसडीएम कार्यालय, पुलिस थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ढाका ने पंचायत समिति तिजारा के रिकॉर्ड की जांच कर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत समिति परिसर की साफ सफाई के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस थाना तिजारा में रिकॉर्ड अस्त व्यस्त पड़े मिले, जिस पर उन्होंने थानेदार को फटकार लगाते हुए रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। वहीं स्वागत कक्ष के टॉयलेट बदहाल मिले, जिस पर जिला कलेक्टर ने तुरंत सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना परिसर में महिला पुरुष बंदी गृह, मालखाना, शस्त्रागार आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम द्वारा रिकॉर्ड्स की जांच की गई। इसके बाद जिला कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अब तक की गई कार्रवाई का विवरण लिया। साथ ही पेंडिंग पड़ी फाइलों को निस्तारित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी के पवार, टप्पूकुड़ा एसडीएम सत्यनारायण, तिजारा एसडीएम अनूप सिंह, जिला जनसंपर्क अधिकारी अतर सिंह, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्रीचंद, जितेंद्र, दौलत, सोनदीप, आशीष तिवारी, मनीष सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का शुक्रवार को तहसीलदार धीरेन्द्र कदम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रसोई में बन रही भोजन व्यवस्था और साफ सफाई और कूपन व्यवस्था की गहनता से जांच की। तहसीलदार धीरेन्द्र कदम ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया गया है। अलावड़ा में अन्नपूर्णा रसोई को उड़ान सहकारी समिति द्वारा चलाया जा रहा है। उनके द्वारा रसोई में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि छोटी मोटी कमियों के अलावा सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। इस दौरान रसोई की व्यवस्था संभालने वाली महिलाओं ने मानदेय नहीं मिलने की शिकायत की है। उनके द्वारा महिलाओं की समस्याएं और शिकायत को आगे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान हल्का पटवारी सोनू मीणा भी मौजूद रहे। हाँ, आज ये श्री अन्नपूर्ण योजना है, इसका निरीक्षण के लिए सरकार की तरफ से हमें आदेश मिले थे। जो अलावड़ा की जो अन्नपूर्ण योजना है, जो उड़ान सहकारी समिति द्वारा चलाई जा रही है, इसका निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाओं के बारे में यह है कि व्यवस्था यहाँ ठीक ठाक पाई गई है। खाना है, खाने में सफाई है, रोटी, चावल, सब्जी और दाल दी जा रही है, अचार भी साथ में है और बाकी टोकन ऑपरेटर द्वारा प्रॉपर तरीके से काटा जा रहा है। ये हमने सब जांच कर लिया है। ऐसी कोई बड़ी विसंगति यहाँ पाई नहीं गई है। छोटी मोटी समस्याएं जो पानी की व्यवस्था उन्होंने बताई है और कार्मिकों को मानदेय नहीं मिल रहा टाइम पर, इसके लिए उन्होंने शिकायत की है, जो हम ऊपर पहुँचा देंगे। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी शुक्रवार को मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने केसरिया दुपट्टा पहनाकर विधायक प्रतापपुरी का स्वागत किया। इसके बाद महंत ने विधायक को बालाजी महाराज के दर्शन कराए। इस दौरान महंत प्रतापपुरी ने बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। वहीं महंत डॉक्टर नरेश पुरी ने विधायक प्रतापपुरी को बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट की। डायमंड एंड प्लेटिनम ज्वेलरी के व्यापार में देश भर में अपना परचम लहराने वाले ओरा फाइन ज्वेलरी द्वारा अलवर शहर में 3 दिवसीय डायमंड ज्वेलरी की प्रदर्शनी और बिक्री मनु मार्ग स्थित होटल स्पेरो रेजिडेंसी में लगाई गई। इस सेल से ज्वेलरी खरीदने वालों को 25% की छूट दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर एरिया मैनेजर सौरभ गुप्ता ने बताया कि अलवर शहर में उनके द्वारा यह तीसरी प्रदर्शनी सेल लगाई गई है। इससे पहले वे 2 बार यहां पर प्रदर्शनी सेल लगा चुके हैं। दोनों बार सेल में अलवर जिले के लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, जिसके चलते यहां तीसरी बार प्रदर्शनी सेल लगाई गई है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के 40 शहरों में 90 स्टोर चल रहे हैं। जल्द ही राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और कोटा में भी स्टोर खोले जाएंगे। वहीं अलवर में भी यहाँ की डिमांड को देखते हुए एक स्टोर खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि ओरा फाइन कंपनी 1997 में शुरू हुई थी, जिसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है और दिल्ली एनसीआर में इसकी 10 स्टोरी चल रही है।
अलवर में लगाई प्रदर्शनी शुक्रवार से रविवार तक चलेगी, जिसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है और दिल्ली एनसीआर में इसके 10 स्टोर चल रहे हैं। अलवर में लगाई प्रदर्शनी शुक्रवार से रविवार तक चलेगी, जिसका समय सुबह 11 से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। तो नमस्ते अलवर सिटी, हम लोग औरा फाइन ज्वेलरी की तरफ से दिल्ली से आए हैं इस 3 दिन की एग्जीबिशन के लिए आपके शहर में। औरा स्पेशलाइजेज इन प्लैटिनम एंड डायमंड ज्वेलरी। अभी हमारे करीब 94 स्टोर्स हैं अक्रॉस 40 सिटीज, और ये अलवर शहर में हमारी तीसरी एग्जीबिशन है, तीसरी कोशिश है इस शहर को एक अच्छी डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी के बारे में जानकारी देना और सेल करना। बहुत जल्दी हम लोग राजस्थान में अपने स्टोर्स बढ़ाने वाले हैं। जयपुर है, उदयपुर है, कोटा, अलवर इज ऑल्सो इन लाइन। अभी टोटल स्टोर्स हमारे 94 है अराउंड 40 सिटीज में। दिल्ली एनसीआर में हमारे 11 स्टोर्स हैं एंड वेरी फास्ट इट विल बी अराउंड 15 स्टोर्स। तो ये 3 दिन की एग्जीबिशन है जो आज से शुरू हुई है और परसों 11 तारीख तक है। हम लोग यहाँ स्पैरो रेजिडेंसी होटल में मनु मार्ग पे, हाँ, अलवर में हमारी ये तीसरी एग्जीबिशन है। और इस एग्जीबिशन को लीड कर रहे हैं संदीप शर्मा एंड मिस्टर गणेश पहाड़ी एंड द टीम along with me. So please do visit. सेवा संस्थान और ARG लेडीज ग्रुप की ओर से स्टेशन रोड स्थित फ्लैट में काम करने वाली एक महिला की बेटी की शादी के लिए सहायता की गई। संयुक्त संस्थान अध्यक्ष पूजा गुप्ता ने बताया कि यहां काम करने वाली महिला द्वारा उनकी सोसाइटी को प्रार्थना पत्र दिया गया था कि वह शादी कराने के लिए सक्षम नहीं है। उसकी बेटी की 18 फरवरी को शादी है। इसके बाद सोसाइटी के मेंबरों ने मिलकर बातचीत कर बालिका को कन्यादान के रूप में लगभग 20,000 का सामान और 5,000 रुपये की नकद राशि दी गई। उनकी संस्था द्वारा इस तरह के आयोजन समय समय पर किए जाते हैं। यह संस्था लगभग 11 साल से यह कार्य कर रही है और लगभग 5 वर्षों से ARG लेडीज ग्रुप भी इसमें सहयोग कर रहा है। जी, ये कार्यक्रम सेवा संस्थान और ARG लेडीज क्लब की तरफ से किया गया है। ये बच्ची जो है हमारे यहीं पर कार्य करने वाली एक महिला की बच्ची थी, तो उन्होंने ही हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई कि इस तरह से बच्ची की 18 फरवरी को शादी है और ये आर्थिक रूप से उतनी सबल नहीं है कि बच्ची की शादी कर पाए। तो उसी प्रार्थना पत्र के हिसाब से हम लोगों ने सोसाइटी में बात की और अपने ग्रुप में बात की। तो बच्ची के लिए आज हमने ये कन्यादान का एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। सभी ने आकर बच्ची को तिलक लगाकर उसके हाथ पीले कर हल्दी से और अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्यादान दिया, जिसमें करीब हमारे पास 15 साड़ियां बच्ची के लिए, 3 जोड़ी जेंट्स के कपड़े, 1 जोड़ी पायल, 3 जोड़ी बिछुए, कुकर, मिक्सर और प्रेस, अपने बर्तन और बाकी का बहुत सारा गिफ्ट सामान, बेडशीट, इस तरह की अपनी जो जरूरत की मेन बेसिकली जो अपनी चीजें हैं वो सभी बच्ची के लिए यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं। साथ ही 5100 रुपए नगद भी बच्ची को दिए जा रहे हैं और साथ में 40 किलो आटा, दाल, चावल और चीनी, इस तरह की कुछ राशन की सामग्री भी है जो बच्ची को अपने भावी जीवन या इसके विवाह के लिए काम आएंगी। तो सहयोग सेवा संस्थान की तरफ से ये 180वीं बच्ची है जिसके लिए हम लोगों ने सहायता दी है। ये राशि में अगर आपको पूरा इसका अगर अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करके इस तरह से चले तो करीब ये 10 से 15,000 रुपए का तो सामान है, और अगर आप 5,000 रुपए और हम लोग कैश लगाते हैं तो करीब 20 से 25,000 रुपए की ये पूरी राशि है, जिसमें चांदी की अपनी बिछुआ, पायल सब मिला के करीब 25,000 रुपए का सामान बच्ची को सहायता के लिए दिया गया है। ये कार्य हम लोग सहयोग सेवा संस्थान की तरफ से तो करीब 11 साल से हम लोग कर रहे हैं और ARG सोसाइटी भी हमारे साथ पिछले 5 वर्षों से इसमें लगातार जो लेडीज क्लब है वो सहयोग बनाए हुए हैं। कितने मेंबर? देखिए, संस्थान में तो करीब 40 से 50 लोग हैं जो भी एक्टिवली मेंबर हैं, और सोसाइटी की बात करूं तो लगभग 30 से 40 औरतें हैं जो इस तरह के कार्य के लिए बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर इस चीज के लिए भागीदारी लेती हैं और हर कार्य में लगभग अपनी सहभागिता प्रदान करती हैं। राजस्थान प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम अन्य एजेंसियों के साथ रवि विपणन के तहत 10 मार्च से किसानों के गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर रहा है, जिसका पंजीकरण किसान ऑनलाइन करवा सकता है। पंजीकरण में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो राज्य सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-6030 पर संपर्क कर पंजीकरण कराएं। वहीं अन्य कहीं और समस्या आती है तो इस नंबर पर किसान अपनी समस्या बता सकते हैं।
भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक सौरभ चौरसिया शुक्रवार को भारतीय खाद्य निगम कार्यालय अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। महाप्रबंधक चौरसिया ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 470 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं ये केंद्र जहां ज़्यादा गेहूं पैदा होते हैं उनके नज़दीक बनाए गए हैं, जिससे किसानों को गेहूं बेचने के लिए ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अलवर संभाग के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर राजस्व जिलों में पिछले वर्ष 23 केंद्र थे, जबकि इस बार 44 केंद्रों के माध्यम से खरीद की जाएगी। वहीं इस बार सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। साथ ही 125 रुपये का प्रति क्विंटल पर बोनस राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। वहीं 48 घंटे में किसान के खाते में 24 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सीधा भुगतान किया जाएगा। जी सर। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियां इस बार राजस्थान में गेहूं की खरीद जो है पूरे जोर शोर से कर रही हैं। गेहूं की खरीद जो है वो 10 मार्च से सारे सेंटर खुल जाएंगे और गेहूं के खरीद का जो है सिस्टम होगा वो पोर्टल के जरिए होगा। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जो है किसानों का 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। इस बार भारत सरकार ने एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की है। गेहूं का एमएसपी जो है 2275 रुपये है। उसके ऊपर से राज्य सरकार ने 125 रुपये का बोनस घोषित किया है। अतः किसानों को जो है उनकी गेहूं की फसल का 2400 रुपया प्रति क्विंटल पेमेंट मिलेगा। इस बार सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को भुगतान 48 घंटे के अंदर किया जाए, जो सुनिश्चित किया जाएगा। पूरे आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर संभाग में 44 केंद्र खोले जा रहे हैं सभी एजेंसियों को मिलके, जो 30 जून तक 10 मार्च से लेकर 30 जून तक खुले रहेंगे। अतः सभी किसानों से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे करावें और जब भी किसान के फसल तैयार हो वो भारतीय खाद्य निगम या अन्य एजेंसी जो भी उनके क्षेत्र में सेंटर रन कर रही हैं उनके यहाँ अपनी फसल का एमएसपी प्लस बोनस का लाभ प्राप्त करें। रैणी में माचाड़ी सड़क मार्ग पर हुई दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि गुरुवार रात्रि माचाड़ी से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर रैणी सड़क पर दुर्घटना में बाइक सवार की सर में चोट लगने से मौत हो गई। सूचना पर मृतक के शव को राजगढ़ सीएचसी मोर्चरी में पहुंचाया गया, जहां मृतक की पहचान गुणावतन का वास निवासी छोटे लाल मीणा पुत्र कालूराम मीणा के रूप में हुई है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। कल शाम को 9-9:30 बजे 9-9:15 बजे के बीच की बात है, जो रैणी से माचाड़ी के बीच में, माचाड़ी से 1.5 किलोमीटर आगे एक रोड मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल सवार एक्सीडेंट हो गया है तो जिसके सिर में चोट लगी तो वह उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करा के लाश परिजनों को सौंप दी। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम छोटेलाल मीणा सनौत कालूराम मीणा निवासी गुणावतन का वास, उम्र 46 साल, थाना राजगढ़ का रहने वाला है। राजगढ़ में गांव चलो अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक कस्बे के कारोट रोड स्थित निजी गार्डन में जिला मंत्री ऋषिराज शर्मा की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा जिला मंत्री ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में योजनाओं से जुड़ने तथा लाभ उठाने की अपील की। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने मोबाइल में सरल और नमो ऐप डाउनलोड करवाया। वहीं सभी कार्यकर्ताओं से इन ऐप को डाउनलोड करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में रात्रि प्रवास कर लोगों से संपर्क कर पार्टी में जोड़ने का प्रयास करें। सभी बूथ प्रभारियों को बूथ समिति और पन्ना प्रमुख की बैठक लेने और उनके कार्य का निर्धारण करने की बात कही। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के नारनोल गांव में विलुप्केश्वर महादेव के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 151 कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा विलुप्केश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई, जो पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा में महंत कृष्णागिरी महाराज, जंगम शिवालय मंदिर, टम्पेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून सहित अनेक संत मुनियों ने भाग लिया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों के साथ सैकड़ों ग्रामीण कलश यात्रा में मौजूद रहे। व्यवस्था बनाने के लिए नौगांवा थाना का पुलिस जाब्ता भी इस मौके पर मौजूद रहा। रविगिरी महाराज ने बताया कि नारनोल स्थित विलुप्केश्वर महादेव मंदिर के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में यह कलश यात्रा निकाली गई है। शनिवार को महारुद्राभिषेक और हवन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
बोलिए बिल्केश्वर महादेव की जय। कलश यात्रा का जो हमने ये मना रहे हैं, ये वार्षिक उत्सव हमारे यहाँ जो कि हर भांति हम मना रहे हैं। ये वार्षिक उत्सव हमारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 10 फरवरी 2023 को जो कि हमने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसी के उपलक्ष्य में हम ये वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। भगवान बिल्केश्वर का 1 वर्ष पूर्ण होने के भांति हम ये कलश यात्रा व हवन, महारुद्राभिषेक, भंडारा बड़े धूमधाम से समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ संतगण पधारे हैं, शुभ अवसर पर महाराज जी का शुभ आशीर्वाद, श्री 108 महंत कृष्णागिरी महाराज जी जो कि हमारे देहरादून से है, श्री टपकेश्वर महादेव के महंत भी हैं, वो श्री जंगम शिवालय गद्दी के वो महंत भी हैं। साथ ही हमारे जो संत पधारे हैं वो दिगंबर श्री लालगिरी जी महाराज, दिगंबर श्री रविगिरी जी महाराज, श्री राजेंद्र दास जी महाराज और रामेश्वर दास जी महाराज जो कि हमारे यहाँ सभी, इन्होंने श्री अमरगिरी जी महाराज, वे समस्त ग्रामवासी हमारे यहाँ पे आके उन्हीं की ये कलश यात्रा जो निकल रही है, उन्हीं के ये सब सहभागी बनेंगे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।